नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार। दोस्तों, आज अचानक ही ध्यान आया कि एक मात्रा लगाने और एक मात्रा हटा देने से पूरे शब्द का मतलब बदल जाता है। कलमकार में अगर ई की मात्रा लगा दें तो कलमकारी हो जाता है। तो कलमकार का मतलब दूसरा है और कलमकारी दूसरा ही अर्थ ले लेता है। तो आप भी सोचिए कि दोनों में अंतर क्या है, किस कार्य से दोनों संबंधित हैं। लेकिन फिलहाल हम कलमकार से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे कलमकार से मिलने जा रहे हैं जिनके जीवन के उतार-चढ़ाव को, उनकी रचनाओं को आज सुनने का और आज समझने का और अपने जीवन में भी कुछ प्रेरणा पाने का दिन है। चलिए उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी रचनाओं को सुनते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम उनसे करेंगे। हमारे साथ गोरखपुर से आरडीएन श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत है सर, सादर प्रणाम आपको। नमस्ते, प्रणाम। सर, आपसे आज बातचीत का सिलसिला हम आपके बचपन की उन यादों को ताजा करने का प्रयास करेंगे जो आज आपको भी शायद याद करते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि कहाँ आपका जन्म हुआ, किस तरह की शिक्षा दीक्षा और कहाँ से शुरुआत हुआ। अब इतनी बात पुरानी हो गई है कि उसको याद करना भी अब मुश्किल लग रहा है। वैसे मेरा जन्म एक्चुअल तो हुआ 1937 में, लेकिन रिकॉर्ड में 1945 हो गया है। अब जो लोगों ने लिखवा दिया वो लिख गया वो। और वो कुशीनगर में एक स्थान है, बैरिया गांव है, नंदा छपरा, वही मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी घुगली शुगर फैक्ट्री में थे, जो महाराजगंज जिले में है, और वहीं डीएवी नारंग इंटर कॉलेज है, वहीं मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन तो गांव पर ही बीता, प्राइमरी स्कूल में गांव के ही। वो प्राइमरी स्कूल इतना पुराना है कि मेरे ग्रैंडफादर भी वहां पढ़ चुके हैं। अच्छा। और वो आज भी है। तो मेरी आगे की शिक्षा है। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा आप बोलिए कि शांत रहें सब लोग। आवाज पीछे से जी। हाँ, लोगों को बोलिए कि थोड़ी देर शांत हो जाएं, संयम रखें। जी। तो आप उस स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पे आपके दादाजी भी पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के जमाने से आपकी पैदाइश है, लेकिन स्कूल तो और भी बहुत पुराना है। जी सर, आप बता रहे थे। मेरे पिताजी 1917 ग्रेजुएट थे, 1917 के ग्रेजुएट थे वो। और उनके विषय में पर्शियन भी था, हिस्ट्री भी था, इंग्लिश लिटरेचर भी था। और घुगली का स्थान महाराजगंज में है, वहाँ बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री थी। तो उस समय वहाँ के जीएम ने उनको बुला लिया अपने पास, कि आप यहीं पर रहिएगा और आप हमारे वहाँ एजीएम बन के रहिए, अकाउंट से काम देखिए। तो बड़ा शांत से वहाँ पिताजी हमारे रहे, और वहीं उनके साथ हम लोग रहे, वहीं पढ़े लिखे अपना माध्यमिक शिक्षा हमारी वहीं पर हुई, घुगली में ही हुई, देवी नारायण इंटर कॉलेज घुगली। और उसके बाद मैं चला गया इंटरव्यू, बीए मैंने किया भागलपुर से, जो बिहार में है। मेरे बड़े भाई वहाँ प्रोफेसर थे। मेरा बिहार का ओल्डेस्ट कॉलेज है वो, 1883 कॉलेज है वो, जो किसी यूनिवर्सिटी से बहुत पुराना है। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और बीए किया। और फिर बड़े भाई साहब हमारे चले गए वहाँ से रांची, कृषि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। और मैं चला गया कानपुर, में डीयू कॉलेज में एमए किया इंग्लिश साहित्य में। मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा, इंग्लिश में। जी 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 जी। अब ये है कि मैं लगातार स्टूडियस रहा हूँ, कविताएं मैं पढ़ता रहा ज़्यादातर। और हिंदी कविताएं हम लोग टाइम में अंताक्षरी हुआ करती थी, और अंताक्षरी में जो है बड़ा कंपटीशन होता था, स्कूल वाइज कंपटीशन होता था, बकायदे टीमें बनती थी, पुरस्कार उसमें मिलता था, बहुत नाम होता था। इससे क्या होता था, जितना भी उस समय साहित्य था वो सब हम लोग याद था। जितने हिंदी गीतकार हैं उन सब लोग कविताएं हम लोग याद थी। बाद में मेरे मन में कुछ उर्दू का शौक चल रहा है, और मैंने फिर उसके बाद जो है ये मैं शायरी को मुड़ गया। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हिंद पॉकेट बुक्स में एक प्रकाश पंडित थे, जो कि तमाम उर्दू के और हिंदी के शायरों की कविताओं को जो है वो किताब में निकालते थे, उनके नाम से किताब निकालते थे वो।
उन किताबों में उनकी जीवनी और उनके तमाम गजलें होती थी, और उसमें बड़ा उन्होंने सबसे हर कठिन शब्द का अर्थ नीचे दे दिया था, और उच्चारण के लिए नुक्ता कहाँ है कहाँ नहीं है ये सब उसमें काफ़ी इशारा कर दिया था, जिससे पढ़ने में बड़ी आसानी होती थी। और मुझे शायरी में काफ़ी रुचि होने लगी और मैं शायरी पर आ गया। लेकिन मेरी ज़मीन जो व्यंग की है, हाथ से व्यंग की है। पहले मैं व्यंग लिखता था। व्यंग लिखने के पहले मैं व्यंग करता भी था। देखिए मेरी कमजोरी क्या है, मुझसे लोगों ने कह दिया तुम बड़े विटी बॉय हो, बड़े विटी हो तुम, तो मैं किसी न किसी बात पर अपना व्यंग कर दिया करता था। तो हमारे एक सीनियर थे, एक इंदू जी नाम उनका याद हमको है, प्रेस वाले थे, वो कहते थे बाबू तुम जो मुंह से कहते हो उसे कलम से कहो। तुम जब मुंह से व्यंग करोगे तो लोगों को आहत करोगे, लोगों को बुरा लगेगा, और वही तुम कलम से करोगे किसी समस्या पर, किसी बुराई पर, तो उस समय जो है वो साहित्य बन जाएगा। तो तुम कलम से व्यंग करो, अपने मुंह से व्यंग करना बंद कर दो। मुझे उनकी बात जची, और उसके बाद मैंने जो है गद्य में एक बड़ा अच्छा व्यंग लिखा था, जिसका शीर्षक था पाजामा। उसकी शुरुआत पंक्तियां आपको अच्छी लगेंगी, मुझे याद पड़ रहा है, ये मेरा ख्याल है 1960 के आसपास की रचना मेरी है। जी। तो उसमें पहली पंक्ति क्या थी, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब मक्खी की मौत आती है पाजामा घुसती है। मैंने शुरू किया था, और संयोग से 3 पेज का बड़ा अच्छा व्यंग हो गया था वो, लोगों ने बहुत लाइक किया। उसके बाद तो मैं लिखता ही चला गया। बाद में मैं व्यंग कविताओं पर आ गया, क्योंकि उस समय केपी सक्सेना थे और आप शैल द्विवेदी थे, ये लोग ऐसे कवि थे जो व्यंग कविताएं करते थे, हास्य व्यंग कविताएं करते थे। मैं उस पर आ गया, मैं ये सब करने लगा। मेरा कभी दुराग्रह चाहे आग्रह जो है मंचों के लिए नहीं रहा, और न मैंने कोई गुठी ज्वाइन किया, और न मुझे किसी ने जाना ही। मैं अपने लिखता था और अपने ही मस्त रहता था मैं। फिर जॉब में आ गया, फिर परिवार की जिम्मेदारी हो गई, सब देखना पड़ता था हमको। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी कलम हमारी स्लो हो गई, कलम काफी धीमी हो गई। नहीं, फिर भी मैं अपना अध्ययन बनाए रखा, पढ़ता रहा, और मैं लिखता था, गजलें में लिखता था। एक बार ऐसे ही तबीयत मेरी हुई लिखने की, तो एक मुखड़ा, एक गजल का एक मतला जो है हो गया कि चेहरे पर आए दिन नए चेहरे लगाइए, कल क्या कहा था आज उसे भूल जाइए। वाह वाह, बिल्कुल सही बात है, व्यंग भी हो गया और गजल भी हो गई, क्या बात है। हाँ, मैंने इसको एक कागज पर लिख दिया, और अपनी कलम भी मैंने छोड़ दिया। हमारे एक बंगाली मित्र थे जो मेरे पुराने विद्यार्थी भी थे, वो आए हमारे पास, वो देखे उसको, बोले सर बड़ी अच्छी लाइन है ये तो, आप इसे पूरा कीजिए, इसे जरूर पूरा कीजिए। उन्होंने काफी दबाव बनाया, मैंने कोशिश किया, उसमें 5-6 उसमें और शेर हो गए, तो ये गजल तैयार हो गई, मेरी पहली गजल। अब मन में इच्छा आ गई कि हम इसको जरूर सुने, तो सर अगर याद हो तो आप जरूर सुनाइए। और हमारे साथ जो दर्शक के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, मनु बदायनी जी हैं। और मनु बदायनी जी एक ऐसे नाम हैं कि वो मंच के जहाँ रहते हैं वहाँ पे छाए रहते हैं, इस तरह के वो कवि हैं, हास्य में भी और गजल में भी। तो मुझे लग रहा है ना कि आपके वो कमान संभालने वाले बन सकते हैं। मनु बदायनी जी एक ऐसे हैं जो आप भी हास्य में और गजल में महारत हासिल रखते हैं, और वो भी हैं, और वो आपकी हर बात पे उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है। गजल का स्वागत है सर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सर कविता यही है, मंच पर तो अब नाटक ज्यादा है। हाँ सही बात है, कई बार देखने में है। राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि मौलिक व स्वाभाविक पंक्ति ने आगाज कर दिया है कि रचना लाजवाब होगी, मक्खी की मौत आती है तो पेशाब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं कि जब भी सुनो तो वो हमेशा समयानुकूल ही होती है। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी करिए ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। जी सर सुनाइए। सुनना चाहेंगी आप? जी पहली गजल सुनना चाहेंगी आप? जी जी बिल्कुल सुनना कुछ शेर सुन लीजिए। जी। चेहरे पे आए दिन नए चेहरे लगाइए, कल क्या कहा था आज उसे भूल जाइए।
मुंह के लिए है राम, बगल के लिए कुछ और। मुंह के लिए है राम, बगल के लिए कुछ और। एक राम पूरी लेके इबादत को जाइए, एक राम पूरी लेके इबादत को जाइए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ विश्वामित्र भी न सच की आंच सह सके, यहाँ विश्वामित्र भी न सच की आंच सह सके। बनिए न हरिश्चंद्र बात मान जाइए, बनिए न हरिश्चंद्र बात मान जाइए। एक व्यंग पॉलिटिकल है, जंगल में जेल में जहाने जुर्म में रहे, जंगल में जेल में जहाने जुर्म में रहे, उठिए चुनाव जीतिए संसद में जाइए। क्या बात है भाई, क्या बात है। चुनाव जीतिए संसद में जाइए। उम्दा उम्दा। और अंतिम शेर इसका है, कुछ छोड़ रहा बीच में। जो टूटते चले गए जुड़ने की फिक्र में, जो टूटते चले गए जुड़ने की फिक्र में, उनको हमारे देश का नक्शा दिखाइए, उनको हमारे देश का नक्शा दिखाइए। ये पहली गजल है और यही से मैंने लिखना शुरू किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये आगाज रहा तो फिर आगे वाले सफर तो और भी बहुत ही खूबसूरत होगा और लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी उस समय में। तो कैसा आपका मित्र मंडली जो था वो आपको कैसे, किस नजर से देखते थे वो लोग आपको? हमारी मित्र मंडली जो है उसमें थोड़े से लोग थे जो कि इसमें काफी रुचि रखते थे। और एक हमारे मित्र थे जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे वहाँ पर, मैं उसमें लेक्चरर था, प्रिंसिपल में बाद में हुए इंटरव्यू कॉलेज में। तो वो डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल थे, उन्हें पता नहीं मेरे में क्यों इतनी रुचि हुई। वो मुझसे कहते थे, भाई साहब आप व्यंग तो लिखते हैं ठीक है, आप हास्य व्यंग लिखते हैं ठीक है, लेकिन आपकी गजलें कुछ और कहती हैं। गजलों के लिए उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। उनका नाम डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, रिटायर हो गए वो भी, बड़े लेखक हैं वो भी, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे। तो एक सर केपी राय हुआ करते थे, हम बहुत सीनियर थे, वो भी हमारे शेरों को, हमारी कविताओं को पसंद करते थे। और हमारे जो कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल थे पंडित सुदामा शुक्ल, जो कि सुमन के दोस्त थे, यार थे, बड़े भारी स्कॉलर थे वो, रामायणी थे वो भी हमारी रचनाओं को बहुत पसंद करते थे। मैं कुछ लिखता था, स्टाफ रूम में बैठ के मैं कहता था मैंने कुछ लिखा है, तो सब लोग रोक दें, लिखो भाई बैठो, सुनाओ, तुम सुनाओ। काफी मुझे इनकरेज करते थे। और मित्र भी जो हमारे टीचर्स थे, जो साथ में लोग थे, वो भी इसको लाइक करते थे। एक तरह से लोगों ने मुझे साहित्यकार घोषित कर दिया था, जबकि मैं अभी साहित्य का एक अदना से विद्यार्थी था। साहित्यकार मैं अपना आगे नहीं मानता हूँ, मैं विद्यार्थी मानता हूँ, क्योंकि साहित्यकार बहुत बड़ी चीज होती है। ये बात तो सही है सर, और साधक ही कह सकते हैं, और साधना के कोई भी राह हो वो मुझे लगता है कि एक जन्म भी उसके लिए कम होता है। मैं निरंतर इस बात को कहते आती हूँ और मानती भी हूँ कि शायद पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होगा जो इस जन्म में इस राह को माँ शारदे के चरणों पे नमन करने का मौका मिला। तो सही बात है, आपकी भी सोच एकदम सही है कि उम्र बीत जाती है लेकिन साधना नहीं पूरी होती। सही बात है। मुझे एक घटना बचपन की अपने याद आ गई। जी मेरे पिताजी, उनका विषय पर्शियन रहा बीए में, तो अक्सर बातों में जो है शेर कोट कर दिया करते थे। उस समय जब मेरी शेरों का अर्थ समझता नहीं था, मैं कोई बात वाले मित्रों में कहते थे, वो कोई शेर कोट कर देते थे, काफी पॉपुलर वो भी थे मित्रों में। एक घटना मुझे याद आ रही है कि मैं शाम को खेलने जाया करता था फुटबॉल। एक दिन ज्यादा खेल लिया मैंने, नाश्ता करना मैं भूल गया। घर में हम लोग रात को 7 से 9 बजे तक बैठ पढ़ते थे। पिताजी के पास बैठ जाए अपना, पहले हम लोग बैठ जाए अपना, पढ़ते थे हम। उस दिन क्या हुआ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और बार बार मेरा दिमाग उचट रहा था। पिताजी इसको नोट कर लिए। मैं उस समय लोअर क्लास में था, काफी लोअर क्लास में था, 7-8 में रहा होगा। तो उस समय उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों बेचैन लग रहे हो? भोजपुरी में उन्होंने कहा, हमने कुछ रुआसा होते हुए कहा, भूख लगल बा, भूख लगी है। तो उनका अच्छा ठीक है, रुको। उन्होंने मेरी भाभी को बुलाया। मेरी माँ बहुत पहले चली गई, मेरी माँ नहीं थी, बचपन में मर गई थी वो। तो भाभी को बुलाया, कहा भाई देखो, इसको पहले खाना खिलाओ तब बाद में पड़ेगा ये। मैं जाने लगा जब खाने के लिए, तो मुंह से क्या निकला,
तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये पंक्ति मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे दिमाग में पंक्ति बैठ गई है। क्या बात तेरा है दिल, हाँ, तेरा दिल साल के बच्चे को ये जी, ये पंक्ति में दिमाग में बैठ गई थी। ये तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हालांकि इसका मुझे कोई अर्थ समझ नहीं आया, ना संदेश समझ में आया। मैं जब बड़ा हुआ और जब मैं इकबाल को पढ़ने लगा, अल्लामा इकबाल को, मुझे उसमें ये पंक्ति मिली। तब यार तेरे दिल में तो कोई और बसा हुआ है, तो तुम नमाज क्यों कर रहा है? तुम तो भूखे हो, तो भूख लगी हुई है, तो तुम्हारी पढ़ाई मन कहाँ लगेगा। उनका मतलब ये था कहने का। तो ये है, ये घटना याद है। ये पिताजी के इंस्पिरेशन से भी मेरी गजलों के प्रति और उर्दू साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि बढ़ी है। और काफी, अब तो खैर आपको मैं बताऊं, मैं ना उर्दू लिख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ। उसकी स्क्रिप्ट जो है मैं लिख पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन तमाम मुझे मेरी गजलों में आपको शब्द मिलेंगे और सही संदर्भ मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभ्यास किया है उनका अर्थ जानने के लिए, उनका प्रयोग जानने के लिए, उनका उच्चारण सही जानने के लिए। ये मैंने कोशिश किया है। मतलब उर्दू लिपि नहीं आती है आपको, लेकिन शब्दों का मतलब पता है, उसमें आपने हमारे गोरखपुर में जो तमाम शायर मित्र हैं आश्चर्य करते हैं, भाई आप पढ़ सकते नहीं उर्दू, लिख सकते नहीं हैं, लेकिन आप इनका सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं शब्दों का, और आप उसका उच्चारण भी सही कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, और जहाँ चूकता हूँ पूछ लेता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं होता है। किसी उर्दू अंदाज में पूछ लेता हूँ, भाई इसका अर्थ क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, कहाँ ग होगा, कहाँ ग होगा, कहाँ ज होगा, कहाँ ज होगा। जहाँ कोई डाउट होता है मैं पूछ लेता हूँ, मैं संकोच नहीं करता हूँ। जी, और मनु बदायनी जी हमारे साथ हैं, और वो लगातार, मुझे लग रहा है कि वो आज आपसे प्रेरित हो गए हैं बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि हम आपके नाम को आगे लेकर के जाएंगे, और वो आपसे जुड़ पा रहे हैं। संजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वाह सर वाह कह रहे हैं। और हमारे साथ में राजकुमार सेवक जी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक अधिक शेयर करिए। आप तो जुड़े हुए हैं, लोगों को भी मौका दीजिए कि वो भी इससे समय का लाभ उठाएं, क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति है, खास तौर पे जब कोई कलमकार, रचनाकार, जिसने अपनी उम्र को पूरा खाली सीखने में गुजारा, अगर उनसे हमें कुछ सीखने को मिले ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इस मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सर, ये सारी बातें होगी। अब हम आपसे कुछ आपकी जो पसंदीदा रचनाएं हैं ना, उनमें से कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। फिर आपकी हम पुस्तकों के भी बारे में बात करेंगे। मेरे पास 3 रचनाएं हैं। जी जी जी। पहली जो है वो व्यंग्य की है, हास्य की है, व्यंग्य उसमें है, और दूसरा खालिस व्यंग्य है, और तीसरी गजल है। जी, ये 3 मैंने छाटा है आज के कार्यक्रम के लिए। जी जी जी। तो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, सर, कि आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप पहले कौन सा सुनाना चाहते हैं। सुनेंगे तो हम सब बारी बारी से। अच्छा जी, पढ़े क्या उनको? जी सर, जी सर। रचनाएं पढ़े अपनी? जी। जो मेरी पुस्तक है ना आप तक? मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? जी हाँ, क्लियर है। हाँ जी सर, पढ़िए। जो मेरी पुस्तक है थाल में बाल, उसकी पहली कविता है जिसका शीर्षक ही है थाल में बाल। मैं चाहूंगी ना कि वो पुस्तक भी आप लोगों को दिखाइए एक बार, आपके हाथ में मैंने देखा था। ये पुस्तक है, नाम ही कमाल, थाल में बाल। इसको नाम दिया हमारे मित्र राजेश राज ने। अच्छा। हाँ, मैंने इसका नाम दिया था पहले बाल की खाल, उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम दीजिए थाल में बाल। क्योंकि पहली कविता ही जो है थाल में बाल है। वैसे उनके सुझाव बहुत उत्तम होते हैं, जब भी वो सुझाव देते हैं ना, तो सही। हाँ, उसके बाद सेकंड थॉट नहीं आता, एक ही बार में फुल स्टॉप हो जाता है। तो मुझसे 20 साल छोटे हैं, लेकिन हर बार मुझे लगता है कि मुझसे 20 साल बड़े हैं। अक्सर हमको सही राय दिया करते हैं, कहीं गुमराह होता हूँ तो मुझे वो तुरंत टोक देते हैं और सही रास्ते पर लाते हैं। वो गुमराहियत मेरे अंदर आज भी है, और वो उस्तादी उनके अंदर आज भी है। जी सर, आप सुनाइए। थाल में बाल के साथ हम लोग सुन रहे हैं। इसकी भूमिका ये है
कि जब किसी स्त्री के सौंदर्य की चर्चा होती है तो सर्वाधिक प्रशंसा उसके बालों की होती है। तमाम उसके लिए नाम बने हुए हैं, जुल्फ हैं, गेसू हैं, लट हैं, हल्के हैं, केश राशि है, पता नहीं क्या क्या नाम है। लेकिन उसी का एक अंश जब खाने में पड़ जाता है, रोटी में पड़ गया, सब्जी में पड़ गया, तो आदमी के पेट जो है मर्द हो जाता है और सारी कविता भूल जाता है वो, और उसका नाम देता है झोंटा। अब वो जुल्फ रहता है न गेसू रहता है, वो झोंटा हो जाता है। वहीं से मेरी कविता शुरू हो रही है। भूमिका इतनी बता रहे हैं आगे। जी सर। एक सज्जन खाना खाने बैठते हैं और उस समय मेरी आवाज सुन रही है आप ना? जी जी सुन रही हूँ। जी सर। एक खाना खाने बैठते हैं और उस समय जो है उनके खाने में बाल मिल जाता है। कविता वहीं से शुरू होती है मेरी। जी 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 सुनाइए। थाल में बाल, जैसे ही पहला निवाला उठाया, थाल में बाल उसे काला नजर आया। पत्नी को आवाज फौरन लगाई, प्रशंसा की आस लिए, मन में उल्लास लिए भागी भागी आई। उसे देख थाली किनारे खिसका दिया, बाल को लेकर बवाल ही मचा दिया। और पत्नी को पत्नी का धर्म तो बताया ही, पति होने का आभास भी करा दिया। क्या बात है, पति क्या होने बात। का आभास भी करा दिया। खाना बनाते समय जुएं सहलाती हो, खाना बनाते समय जुएं सहलाती हो, सब्जी बनाते समय माथा खुलजाती हो, और आए दिन चौके में चमत्कार होते हैं, आदत से अपनी क्यों बात नहीं आती हो। जी सर। वो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत हुई। हाँ जी ठीक है। जी ठीक है सर, आगे सुनाइए। आदत से अपनी क्यों बात नहीं आती हो। पत्नी ने व्यंग बाण पहले तो सहा, पत्नी ने व्यंग बाण पहले तो सहा, देखे मरमाहट फिर जल भुनकर कहा, मत खाओ उठो जाओ हाथ धो डालो, बाल की खाल अब और मत निकालो, बाल की खाल अब और मत निकालो। थाल में बाल देख फायर हो जाते हो और गाल पे बाल देख शायर हो जाते हो। गाल पे बाल देख शायर हो जाते हो, थाल में बाल देख फायर हो जाते हो, और यही कुछ जब पड़ोसन से हो जाए, एक मुस्कान में हायर हो जाते हो, एक मुस्कान में हायर हो जाते हो। जुल्फों के साए में उम्र बिताने की खाते हैं कसमें और शेर गुनगुनाते हैं। सावन की काली घटा देखते इनमें क्या क्या ख्यालों घुड़ दौड़ाते हैं। और इस जरा सी सच्चाई जो देख ली तो हजरत अपनी औकात पर आ जाते हैं। अपना तो पति होना याद खूब रहता है, मैं भी हूँ पत्नी ये बात भूल जाते हैं। अपना तो पति होना याद खूब रहता है, मैं भी हूँ पत्नी ये बात भूल जाते हैं। रेशम सी जुल्फों की यदि ये है सच्चाई, अभी इसी वक्त मैं पार्लर में जाऊंगी और बालों को छोटा कटा के बॉब फैशन में आपके वास्ते नाखून में बढ़ाऊंगी। और आज यही हो रहा है, बाल छोटे हो रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूछिए पति कुंवर का हाल, पति कुंवर, ऐसे मेहनत पूछिए पति कुंवर का हाल। शांत चित्त कुछ पल रहे फिर होकर बाचाल। बोले बोले जुल्फ मानता हूँ संवारने की चीज है, जुल्फ मानता हूँ संवारने की चीज है, गाने की चीज गुनगुनाने की चीज है, गाने की चीज गुनगुनाने की चीज है। देखो डियर पर आखिर कैसे मान लिया तुमने कि जुल्फ कोई खाने की चीज है, जुल्फ कोई खाने की चीज है। मान लो फिल्म का देख कर आऊं और हीरो का क्लासिक डायलॉग दोहराऊं, ये सुंदर पांव जमीन पर मत रखना, ये सुंदर पांव जमीन पर मत रखना, तो क्या तुम पांव मेरी थाली में रखोगी, तो क्या तुम पांव मेरी थाली में रखोगी
और खिलाते हैं मुझसे कहोगी सब्जी के साथ इसको चखना, सब्जी के साथ इसको चखना। या फिर तुम्हारा मेरा भाई जान है चौक पर जिसकी फुटवियर की दुकान है, बर्थडे पे तुमको नए सैंडल पहनाए और कुछ उसकी तारीफ में कह जाए तो भाई का आभार कैसे चुकाओगी? भाई का आभार कैसे चुकाओगी? नाश्ते में भैया को सैंडल खिलाओगी? नाश्ते में भैया को सैंडल खिलाओगी? मरहम के साथ मक्खन भी लगाया, थोड़ा आपकी पंक्तियां हैं, मरहम के साथ मक्खन भी लगाया और पत्नी को मीठी बातों में भरमाया। केश तुम बेशक हवा में लहराओ, अंतिम है, केश तुम बेशक हवा में लहराओ, खाने का स्वाद मुस्कान से बढ़ाओ, खाने का स्वाद मुस्कान से बढ़ाओ, खाने का स्वाद मुस्कान से बढ़ाओ। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने तो घर घर की व्यथा को अपने ये थाल में बाल डाल करके, और बाल तो थाल में हो ही जाता है, कितना भी बचा लो, कुछ भी कर लो, और वो बाल गिरता भी उसी जगह जहाँ उसको बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, वो वहीं जाएगा। उसको भी पता नहीं क्या जिद है। तो सर बहुत ही बहुत रोटी तोड़ लिया है लेकिन टुकड़ा अलग नहीं हो रहा है, क्या हुआ? कोई काली चीज पकड़े हुए उसको, ऐसा होता है। होता है, होता है, होता है। खासतौर पे चावल में तो जरूर दिख जाता है। तो सर हमारे साथ यहाँ पे हैं मनु बदायनी जी, तो हैं ही हैं, लगातार बने हुए हैं आपके साथ में। संजय कुमार श्रीवास्तव जी भी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, और एकता उपाध्याय जी हैं। और एकता उपाध्याय जी कहती हैं कि खूबसूरत पेशकश है आपकी, एकदम सही कहा आपने, बालों का सुंदरता बढ़ाने में बहुत योगदान है, और घर में लड़ाई कराने में भी। क्योंकि आजकल सभी के बाल झड़ते हैं, और जहाँ देखो वहां पे बाल मिल जाता है, तो ये बाल फिर नापा जाता है, ये बाल किसका है, तो जाहिर सी बात है सोचना ही नहीं किसका हो सकता है। मनु बदायनी जी लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और लवी बंसल जी हैं, वाह कह रही हैं। राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि बहुत सुंदर अंदाज में अनूठा हाथ से थाल में से निकाल कर आपने अपनी विशिष्ट काव्य क्षमता का परिचय दिया है। जी हाँ। और मनु बदायनी जी कहते हैं कि मैम सर से कहिए अब बालों की बात ना करें। उनके बाल जो है ऐसे ही थाल में गिर गिर के खत्म हो चुके हैं। शायद उन्होंने होगा। मेरे बाल हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार में एक डेथ हो गई थी। हाँ। तो सर मिलाना पड़ा था, बाल उगे नहीं हैं, लेकिन मेरे बाल सर पे हैं, अभी की बात नहीं है। नहीं, मनु जी के बाल नहीं हैं। मनु जी की थाली में एक बार क्या हुआ था, बाल गिर गया, उस पे उन्होंने बवाल कर दिया, और उस बवाल का फिर अंजाम ये हुआ कि उनके बाल ही उड़ा दिए गए कि अब ये उनकी व्यथा है जो बता रहे हैं कि अब बाल की बात ना किया जाए। उस पे एक बाल पे बहुत अच्छी रचना है उनकी, हाथ से ही है, आप जरूर सुनिएगा कभी मौका मिले तो। और मेरे पास रिकॉर्डेड है, और जब भी कभी कोई बोर होता है या उदास रहता है ना, तो हम चला देते हैं, और आज से थाल में बाल भी चलेगा। तो सर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो ये आपकी रचना, ये आपकी पुस्तक किस समय में आई थी, किस सन में आपने इसको लिखा था? ये मेरी पुस्तक जो है 1910 की है, 2010 की है। 20 को ये डायमंड पॉकेट बुक्स में छापा था इसको। डायमंड पॉकेट बुक्स में छापा था इसको। अच्छा, चलिए। और भी आपकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, और जो हैं उनके बारे, मेरे पास कुछ लिस्ट हैं आपके पुस्तकों के बारे में। एक तो थाल में बाल हो ही गया, दिल भी है, दीवार भी है जी, इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। ये किताब मेरी है, दिल भी है, दीवार भी है। ये मेरा पहला गजल संग्रह है जी, और इसका पहली गजल ही है, तेरे मेरे संबंधों में दिल भी है, दीवार भी है। सर अगर कुछ पंक्तियां उसमें से भी आप पढ़ दें तो। हाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जी। पहले एक बैंक कविता पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम। हाँ, एक और है आपके साथ गुनगुनाएंगे जी। ये किस तरह की, किस विधा पे है ये भी गजल संग्रह ही है। अच्छा। इस पर मुझे हिंदी संस्थान की ओर से दुष्यंत कुमार नामी पुरस्कार मिला है। अरे वाह। 1919 का जी। ये किस सन में आई जी? ये कब लिखा आपने? ये 1919 किताब है, 1919 की। नहीं सर, 2019 14 की है, 14 की है, 1919 की है
सर मैं करेक्शन कर रही हूँ, ये 2019 होगा। जी हाँ जी 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 19 तो बीत चुका है, 21 साल हो गए। 2019 सही बात है, 2019 की है जी। और एक और है मैंने आलम देखा है। ये नाम मुझे ना बहुत अट्रैक्ट किया इसने, मैंने आलम देखा है। ये 2020 की है। अच्छा 2020 की है जी। गजल संग्रह ये भी है। ठीक है सर, सब में से हम थोड़ा थोड़ा सा जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि नाम इतना खूबसूरत सा है। जी हाँ, सुनाएंगे। और क्यों तुम्हें रुसवा करें, ये है, ये किताब है ढाई आखिर भूल गए। अच्छा ढाई ये आखिर किताब भूल गए। ये किताब 1921 की है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग में मिस्टेक्स बाई मिस्टेक जो है 20 लिख दिया गया है बजाय 21 के। 20 बजाय 20 छप गया है। अच्छा अच्छा ये किताब जो है जी, अच्छा। ये ढाई आखिर भूल गए। और क्यों तुम्हें और अभी रुसवा करें। किताब ये नई आई है, क्यों तुम्हें रुसवा करें। अच्छा ये एकदम नहीं है। अरे वाह, इसका कवर भी बड़ा खूबसूरत सा है। जी इस वर्ष की किताब ये है। अब आपको हम बता रहे हैं कि मेरी दो दो किताबें जो हैं, साथ गुनगुनाएंगे और मैंने आलम देखा है, ये सब जो है इसी कोरोना काल की किताबें हैं। जब कन्फाइंड हो गया था, मैं जब कन्फाइंड हो गया घर के अंदर कहीं जान नहीं था, मैं ही करता रहा। मैंने एक शेर इस पर कहा है कि लॉकडाउन में कलम की कंघी से हमने, लॉकडाउन में कलम की कंघी से हमने फुर्सत के उलझे केसु सुलझाए हैं। लॉकडाउन में कलम की कंघी से हमने फुर्सत के उलझे केसु सुलझाए हैं। तो हमने इसका इस्तेमाल किया लिखने में। और इधर आपको हम बता रहे हैं, इधर जनवरी 21 के बाद से जो है पता नहीं मेरी कलम बहुत स्लो हो गई है। कुल अभी जनवरी से लेकर के आज सितंबर हो गया, कुल मेरे केवल 15 गजलें हो पाई हैं। लॉकडाउन खत्म हो गया ना सर, इसलिए लॉकडाउन खत्म हो गया ना, इसलिए उसका तो लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं, तो ये वजह हो सकती है। और मनु बदायनी जी भी कहते हैं आपके लिए कि सर मेरा एक शेर है, ये दिल देखकर याद आ गया था, कौन दिल को दे गया, जो पान की ये शक्ल मौका मिला, जिसको वही चूना लगा गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। राजकुमार सेवक जी भी कहते हैं कि सभी पुस्तकों के नाम विचित्र व विशिष्ट हैं। तो निश्चित रूप से मैंने भी इस बात को कहा है। और सर अब आप कहिए, मैं अपना एक बंद सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत स्वागत है, स्वागत। इसका शीर्षक है वेतन और रिश्वत। वेतन और रिश्वत। ये मैंने आज से करीब 12-13 साल पहले लिखा था जी। और पुराना हुआ। मेरा ख्याल है 1993 कविता है ये, 1993 की है ये। तो और पुराना हो गया सर, ये तो करीब 30 साल, 28 साल पुराना हो गया लगभग। जी 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 जी। और एक तरह से ये पहले मंचों पर मेरी ये सिग्नेचर पोएम हुआ करती थी। जहां मैं जाता था फरमाइश हुआ करती थी। और एक बहुत ही प्यारी सी इंसान और बहुत ही बेहतरीन रचनाकारा हमसे जुड़ी हुई है अंजू शर्मा जी। कहती हैं भैया को प्रणाम और बिटिया को आशीष। मेरी छोटी बहन है वो। हाँ सही बात। ये एक ऐसी इंसान मुझे जीवन में मिली कि जिससे भी मिलेंगी इससे रिश्ता हो जाएगा उनका। असल में ये बस लखनऊ में ना, इधर कुछ बरसों में मेरी कलाई सुनी जा रही है। राखी बांधती थी। जी आंटी सुनिए आपकी बात, उनकी कलाई सुनी जा रही है। अब गोरखपुर क्या छोड़ी। जी सर, हम आपको सुनेंगे। तो मैं सुना था मैं। ओहो, अब दिक्कत ये है कि पता नहीं उनको पता है कि नहीं, कि क्योंकि थोड़ा सा ना इस उम्र में हम लोग टेक्निकल कम होते हैं। और अगर उनके आसपास होगा तो जरूर कोई, अगर कोई उनके आसपास वाला हमें सुन रहा है तो कृपया उनको बताएं कि वो फिर से ज्वाइन कर लें।
तो सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं, बहुत बहुत स्वागत है। सविता सिंह सूर्यवंशी जी, आपको भी प्रणाम। और कुछ नेट की समस्या है, जी हाँ नेट की समस्या है, और सर की तरफ उस दिन भी बहुत दिक्कत हुई थी। फिर आबाद होगा चमन। नेट की समस्या है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत जल्दी हमसे फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत रोचक बातें चल रही थी, और कहीं उसमें व्यवधान आता है तो अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा सुना रहे थे ना, और वाकई इस उम्र में आकर के इंसान के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, इतना जीवन के इतना उतार चढ़ाव, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे लगता है ना कि 100 किताब पढ़ो या किसी एक बुजुर्ग के साथ बैठ लो, कुछ पल बिता लो, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। निश्चित रूप से फिर आबाद होगा चमन, आबाद होगा। पहले तो उनको कोई फ़ोन करके बता दो कि वो फिर से जॉइन कर लें। तो क्या करूँ मैं? अंजू मैम आप ही बता दीजिए उनको फ़ोन करके कि आप फिर से जॉइन कर लीजिए। वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी, देखते हैं कि किस तरह से वो हमसे फिर से जुड़ेंगे। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पुस्तकों का ज़िक्र किया ना कि थाल में बाल, जिसकी रचना भी उन्होंने सुनाई, जो कि अपने आप में अद्भुत था, और मुझे तो हर पंक्ति पे हँसी आई। आप लोगों को कैसा लगा? आप भी अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए कि हमारे और जो कार्यक्रम हैं अभी पटल पे जितने भी चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, और आप हमसे क्या चाहते हैं, उस बारे में भी आप हमें बताते रहिए, ताकि हम लोग जब कर ही रहे हैं तो थोड़ी-सा और एफर्ट करके, थोड़ा और कोशिश करके और अच्छा कर सकते हैं किसी कार्य को। बल्कि एक और आग्रह है कि जितने भी कार्य चल रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं कर सकता, मैं तो शादीशुदा हूँ। मनु जी, आपकी खुराफात जो है ना देखिए, आपने फ़ोन कर दिया, आप शादीशुदा थे तब भी। वो शादीशुदा हैं, वो फ़ोन नहीं कर सकते। क्या बात! सर क्या हो गया था? कहाँ चले गए थे? हाँ, हो जाता है। जी, अच्छा, तो मैं बता ठीक है रहा सर। था उस कविता के बारे जी, में। जी। वेतन अभी भी कुछ डिस्टर्बेंस है सर। जी हेलो, बताइए सर। जी सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है। मुझे मैं कार्यक्रम में हूँ जी। जी आ गए, हम जुड़ गए जी। जी अंजू जी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं हाँ, बता रहा था आपको वापस जोरदार स्वागत है अपनी आपका सर। कविता वेतन और रिश्वत। वेतन और रिश्वत, जी बताइए। जानते हैं एक विडंबना क्या है? हमारे वहाँ रिश्वत उसी को मिलती है जिसको वेतन मिलता है। अगर जिसको वेतन मिलता है उसको रिश्वत न मिले, और जिसको रिश्वत मिलता है उसको वेतन मिले, तो बहुत से बेरोजगार लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे केवल रिश्वत खाने के लिए। एक विडंबना है ये, वेतन और रिश्वत दोनों का संबंध जो है चोरी। उफ, बस आ जाती है। अरे डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? हाँ? जीवन में ऊंचे आदर्श बातें और वो नौकरी आते हैं और शादी उनकी होती है, सारे आदर्शों को भूल जाते हैं, और वो भी उसी भ्रष्ट परंपरा के एक अंग हो जाते हैं जिसका अंग हमारा समाज है। आपका फोटो नहीं आ रहा है, चित्र नहीं आ रहा है सर आप मुझे हो हाँ सकता है हेलो। आपकी तरफ से। जी आप बोलिए सर। मुझे आप दिख भी रहे हैं, आप सुनाई भी दे रहे हैं, तो कृपया आप ठीक, सुनाइए। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जी सर। वेतन और रिश्वत छात्र जीवन में समाज की बुराइयों पे गंभीर प्रहार किया करता, लंबे व्याख्यान अकाट तर्क देकर सबका मन जीत लिया करता। इस तरह अपनी मेधा और बड़ों के आशीष से सेवा की उच्च परीक्षा पास कर गया। फिर तो एक दिन उसका सुंदर बंगला एक हसीन नाज़नीन और लाखों के दहेज से भर गया। अब वो बड़ी शान से कार्यालय जाता है, वेतन तो
अधिकारी की भांति उठाता है, मगर रिश्वत के लिए किसी भी स्तर पर आ जाता है, रिश्वत के लिए किसी भी स्तर पर आ जाता है। तर्क का धनी तो वह तब भी था, तर्क का धनी तो वह तब भी था, लेकिन अब जब उसके पास धन आ गया है, तर्क में काफी पैनापन आ गया है। जब उसके पास धन आ गया है, तर्क में काफी पैनापन आ गया है। कहता है, तुम जिसे रिश्वत कहते हो, तुम जिसे रिश्वत कहते हो, वो मेरे वृद्ध पिता की चिरपोषित कामना है, मेरे वृद्ध पिता की चिरपोषित कामना है, मेरी श्रेष्ठता का मूल्यांकन है, मेरे ऊपर की कमाई है। और मेरी पत्नी तुम जिसे भाभी कहते हो, एक तस्कर की बहन है, घूसखोर की जाई है। तुम समझते हो मेरे वेतन पर आई है, तुम समझते हो मेरे वेतन पर आई है। अरे मेरा 30 दिन का वेतन उसके एक दिन के श्रृंगार में खप जाता है, मेरा 30 दिनों का वेतन उसके एक दिन के श्रृंगार में खप जाता है। तब कहीं निखार पर उसका मेकअप आता है, तब कहीं निखार पर उसका मेकअप आता है। वेतन क्या है? वेतन क्या है? इस नाशवान शरीर से निकले पसीने का दाम, वो पसीना जिसे तौलिया सोख लेती है और हवा सुखा देती है, और हवा सुखा देती है। और रिश्वत अपनी आत्मा और ईमान के मंदराचल को जड़ से हिला, अपनी आत्मा और ईमान के मंदराचल को जड़ से हिला, व्यक्तियों के कंधे से कंधा मिला। भ्रष्टाचार का काला सागर मतन से जो रत्न हाथ आता है, रिश्वत कहलाता है। भ्रष्टाचार के सागर मतन से जो रत्न हाथ आता है, वो रिश्वत कहलाता है। जब आत्मा और पसीने का फर्क समझ जाओगे, रिश्वत की गुण गाओगे, रिश्वत की गुण गाओगे। और बच्चों, अगर तुम्हारा वेतन कभी खटाई में पड़ जाएगा तो उसको रिश्वत ही बचाएगा। तुम्हारा वेतन कभी खटाई में पड़ जाएगा तो उसे रिश्वत ही बचाएगा। इसलिए मुझसे स्वर मिलाओ, मेरे साथ गाओ, नमस्तस्यै दौलतः, नमस्तस्यै रिश्वतः, नमस्तस्यै दौलतः, नमस्तस्यै रिश्वतः। ये मेरी क्या बात है सर, क्या बात है, क्या व्यंग है। और मुझे लग रहा है ना कि वक्त चाहे कोई भी हो, और ये हमेशा हर वक्त पे, क्योंकि ये सब चीजें शायद ही कभी खत्म हो, मैंने तो कभी नहीं देखा। बल्कि मैं आदिकाल ईसा पूर्व की भी कुछ कहानियों को, कुछ जिक्रों को जब पढ़ रही थी ना, कुछ ऐसे कुछ विवरण मेरे सामने आए, तो उस समय का भी हाल ऐसा ही कुछ था, और आज भी ऐसा ही है। हर समय तो ऐसा ही रहा है। बहुत ही खूबसूरत। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी कोई रिश्वत नहीं लिया। एक तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी, बाद में प्रिंसिपल भी हुआ, मैंने नियुक्तियां भी किया, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। मैंने भाई मैं आपको अपॉइंट कर दे रहा हूँ, अप्रूवल के लिए डायस ऑफिस है और सरकारी महकमे हैं, अब वहाँ की व्यवस्था आप सोच लीजिएगा आप लोग, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए आपको। लेकिन देना मुझे पड़ा अपने काम के लिए, मुझे भी देना पड़ा, मजबूर हो गया, क्योंकि इनकार करने में नुकसान ही होता। ये स्थिति है। अपना पेंशन निकालने के लिए, अपना जीपीएफ का फंड निकालने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा। हालांकि लोग कहते हैं कि भाई रिश्वत देना दोनों अपराध है। मैंने अपराध किया है, आधा ही किया, लेकिन किया है। क्या करूं मैं? समाज में जीना है, और अब तो लगता है समाज की व्यवस्था में आ गया है। अब तो कोई रिश्वत बुरा मान नहीं रहा है। कुछ ऐसी सही बात, जब तक कि वो पकड़ा ना जाए तब तक सब कुछ जायज है। तो जब तक ये खत्म होने बढ़ता ही जा रहा है। जी जी, सही बात है, बिल्कुल। प्रश्न है, और लेकिन ठीक है, अब लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है, स्वीकार हो गया है, लेकिन ठीक है, गलत तो गलत ही होता है ना, अब किसी भी शब्दों में उसको सही नहीं कर सकते। जी जी जी। नीतीश कुमार सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, पर्वतारोही हैं, जो अभी माउंट एल्ब्रस, जो कि रसिया की, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पे वो फतह करके आए हैं। 15 अगस्त को वहां पे उन्होंने झंडा लहराया था, हमारे तिरंगे को। बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी। और चेतना श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है बहुत ही प्यारे से कमेंट के साथ में कि मेरी स्मिता जी और आदरणीय भाई साहब का अभिवादन है। तो लोग जुड़े हुए, सरिता सिंह सूर्यवंशी जी हैं, और मनु उदयनी जी ना, फिर मुझे लग रहा है कि वो आपके जिस तरह का आपका व्यवहार है, जिस तरह की आपकी रचनाएं हैं, मैं उनके में भी वही झलक देख रही हूँ। तो
मुझे लग रहा है कि आप दोनों लोगों अच्छा। को मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। दोनों लोग काफ़ी एक-दूसरे से मिलते-जुलते से हैं। रचना धर्मिता जी, जी, आप जी। लोग तो एक समान है, लेकिन कहाँ-कहाँ से देखिए ऐसे लोग जुड़ जाते हैं। तो आपकी क्या हर नाम उनका पंक्ति है? पे वो मनु बदायनी जी हैं। अच्छा, जी, जी, जी। अभी कोलकाता में रहते हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। तो सर बहुत सारी इतनी प्यारी-सी बातें हैं, इतने अच्छा आपका अभी तक का सफ़र रहा है, उससे भी हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। और आगे की अब चूँकि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आपकी कुछ रचनाएँ और हमारे सामने आ जाएँ, उसको हम मिस नहीं करना मैं एक गज़ल चाहेंगे। पढ़ रहा हूँ मैं एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। जी, जी। देखिए, ये गज़ल जो है, इसमें 7-8 शेर हैं, लेकिन इस गज़ल को पूरा होने में करीब 1.5 साल लगा है। अच्छा, इतना समय 7-8 लिया शेर में? इसमें। क्या बात है! जी, मैंने सोचा कि भई बड़ी एक बढ़िया चीज़ बने, तो 1.5 साल लगा है। ये दिल भी है दीवार भी एक पहली गज़ल है ये। और जब मैंने इस गज़ल को लिखना शुरू किया तो इसके पहले मैं केवल मेरी आवाज़ में जो है एक हमिंग होती थी। मैं केवल गुनगुनाता था, एक स्वर जो है मेरे मुँह में मेरी आवाज़ में आता था। शब्द नहीं थे, केवल स्वर था। और स्वर अच्छा, गुनगुनाते-गुनगुनाते तीसरे दिन जो है हमको शब्द मिल गए। तो मुझे लगा ये प्रेरणा ऊपर से हुई है, मुझसे नहीं हुई है। मैंने कहा जब प्रेरणा ऊपर से हुई है, तब ऊपर की प्रेरणा से ही लिखा जाएगा। और करीब 18 महीने में ये 7-8 इसमें शेर बन पाए हैं। क्या बात मैं है! बता रहा हूँ। जी, जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर। फिर कोई वो दिक्कत हो गई लगता इस पुस्तक को लेकर के मैंने पुस्तक उनको दिया था, तो कुलपत महोदय से मिले, कुलपत जी ने देखा उसको ले लिया। उन्होंने भाई बड़ी अच्छी किताब हमको दे दो। उन्होंने ले लिया। जब त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा भाई किताब आपकी उन्हें पसंद आई है, आप मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिला। मैंने रिक्वेस्ट किया सर किताब लोकार्पण नहीं हुआ है, क्या आप लोकार्पण में शामिल हो सकते हैं? तो वो सब खुशी-खुशी शामिल हो गए। और आपको आश्चर्य होगा गोरखपुर में इतने बड़े शहर में वो पहला आयोजन है इस विश्वविद्यालय सम्मान करके इस किताब लोकार्पण में शामिल हुआ हूँ। ये इस किताब का सौभाग्य है, गदर की सौभाग्य है। तो आप कहिए मैं गदर पढ़ूँगा, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है लगता है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओह! और इसी के साथ 17% और देखिए रह गया है। राजेश राज सर भी जुड़ चुके हैं। अब आप कुछ सुना दीजिए ताकि उन तक भी पहुँच सके। उनका मेडिटेशन लग रहा है पूरा हो गया। वो इनके ये समय उनके मेडिटेशन का होता है। उन्होंने मुझे बताया था। जी सर। मैं कोशिश करूँगा इसको स्वर से पढ़ने के लिए, अगर आप कहें तो। अरे बिल्कुल सर, मेरी स्वर से पढ़ूँ मैं? अरे बिल्कुल सर, स्वागत है। हमें तो बस जो आपसे सुनने को मिल जाए हमारा सौभाग्य है वो। जी। तेरे मेरे संबंधों में दिल भी है, दीवार भी है। तेरे मेरे संबंधों में दिल भी है, दीवार भी है। राधा का सम्मोहन भी है, राधा का भी है। रत्न हटकार भी है, राधा का सम्मोहन भी है। रत्ना की फटकार भी है, तेरे मेरे। रत्नावली जिन्होंने तुलसी को तुलसी बना दिया, उसकी फटकार मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी। यूं भी कठिन इजहार शौक था, यूं भी कठिन इजहार इश्क था। वक्त ने और हवा दे दी, वक्त ने और हवा दे दी। उपहारों का मौसम भी है, उपहारों का मौसम भी है। महंगाई की मार भी है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संबंधों में शुक्रिया। अगला शेर हाँ, सुने। बात तुम्हारी सिर आंखों पर, बात तुम्हारी सिर आंखों पर। तय तो करो कहना क्या है, तय वाह! तो करो
कहना क्या है, आंखों में गुंजाइश भी है, आंखों में गुंजाइश भी है, होठों पर इनकार भी है, आंखों में गुंजाइश भी है, होठों पर इनकार भी है। धन्यवाद। अगला शेर देखें। जी जी। ये मैंने आंखों में गुंजाइश भी है, मैंने नया प्रयोग किया है। हर आदमी इसको पॉइंट आउट करता है, आंखों में गुंजाइश होना जो है, ये मैंने नया प्रयोग किया है। अगला शेर देखें। इस ख्वाब दिखाकर, इस गुलशन में ख्वाब दिखाकर नींद चुरा ली जाती है, नींद चुरा ली जाती है, फूलों का विज्ञापन भी है, फूलों का विज्ञापन भी है, कांटों का व्यापार भी है, तेरे मेरे संबंधों में। अगला शेर देखें। बात अगर होठों पर आई, बात अगर होठों पर आई, कानों तक भी जाएगी, कानों तक भी जाएगी, बाकी जग वाले कह लेंगे, बाकी जग वाले कह लेंगे, कहने का अधिकार भी है, जग वाले कह लेंगे, कहने का अधिकार भी है। और शेर का मांझी बस पतवार लिए है, मांझी बस पतवार लिए है, खेवन हारा और कहीं, खेवन हारा और कहीं, किश्ती की किस्मत में आराम, किश्ती की किस्मत में आराम, तट भी है मझधार भी है, किश्ती की किस्मत में आराम, तट भी है मझधार भी है, तेरे मेरे। अब ये शेर जो है, इसमें कृष्ण और राधा का संदर्भ आ जा रहा है। एक गोपी जा रही जमुना को भरने के लिए, और जब वहां जा रही है तो जमुना का जल का रंग देख करके वो कृष्ण के ख्यालों में खो जाती है। ये भाव इसमें है। घट न भरा आंखें भर आई, घट घट न भरा आंखें भर आई, देख के श्यामल यमुना जल, देख के श्यामल यमुना जल, कृष्ण प्रिया तेरी असुवन में, कृष्ण प्रिया तेरी असुवन में, विरह भी है अभिसार भी है, कृष्ण प्रिया तेरी असुवन में, विरह भी है अभिसार भी है, तेरे मेरे। इसका अंतिम शेर देखें। हम मजबूर हैं दिल के हाथों, हम मजबूर हैं दिल के हाथों, दिल भी है मजबूर कहीं, दिल भी है मजबूर कहीं, जब्र जफा वाली आंखों में, जब्र जफा वाली आंखों में, डूब के देखो प्यार भी है, डूब के देखो प्यार भी है, तेरे मेरे संबंधों में, दिल भी है दीवार भी है, तेरे मेरे। धन्यवाद। हम लोग तो बहुत दिनों तक, अब मैं कम से कम इस खुमार से तो नहीं निकल पाऊंगी। इतना खूबसूरत, एक एक शब्द, एक एक पंक्तियां, एक एक अशार इसके लाजवाब, और उतनी ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति। इसका लय भी बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे लग रहा है कि इसको तो कहीं ना कहीं लोगों को इस्तेमाल भी करना चाहिए, इतना खूबसूरत है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि राजेश दास सर ने आपके विषय में जब मुझे पहली बार बताया था,
तो बताने के बाद उन्होंने ये गजल भी मुझे सुनाई थी, इसके कुछ चंद शेर उन्होंने सुनाए थे अपनी आवाज में, और ये बताया था कि आपके लिखे हुए हैं ये, और मैं तभी से मेरा मन था कि मैं आपसे बात करूं, इतना सुंदर आपने लिखा। जी तो जी इसका जिक्र मेरे पास पहले जैसे ही आपने शुरू किया मुझे सब याद आ गया। बहुत ही खूबसूरत है, और सभी लोग मेरा जितने भी लोग जुड़े हुए मोबाइल हैं वो बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है तो मैं कमेंट थोड़ा सा। जी सर। मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है अब। हाँ तो सर मैं चाहूंगी कि आपको सुन ले, कमेंट में थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी, और कुछ और सुना दीजिए जो आपने एक और जो चुन के रखा था ना हमारे लिए सुनाने के लिए, वो जरूर सुना दीजिए। तो आप अच्छा वहाँ पे अच्छा। चार्जिंग लगा दीजिए ना, चार्जर लग जाएगा। जी जी बच्चे को बोलिए कि चार्जर लगा दे। लगा दो। अच्छा आप सुनाइए, वो कुछ कर लेगा। ये साथ गुनगुनाएंगे, जी इसकी जो पहली गजल है जी जी मैं जी, पढ़ रहा हूँ। सुनाइए, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतना श्रीवास्तव जी, अमोद श्रीवास्तव जी, मांडवी वर्मा जी, मनु बदायनी जी। अच्छे आदमी है नहीं तो अपने, अच्छा जी मतलब भाई साहब अच्छे आदमी है नहीं तो अपना बताकर भी सुना सकते थे। वो बहुत अच्छे आदमी हैं मनु जी। मुझे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, उनमें से टॉप 10 में है वो। जी सर, प्लीज आप सुनाइए नहीं तो आपका फोन बंद हो जाएगा फिर से। जी। ओहो, साथ गुनगुनाएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो मुसीबतें जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ती हैं, और क्या कहने लाजवाब आमोद श्रीवास्तव जी, आपने कहा स्वागत जैसे ही किया मनु जी, देखिए स्वागत का अंजाम आपको पता चल चुका होगा कि आपके हाँ, इतना लंबा लंबा वाला वाह, उनको वो बाद में जरूर पढ़ेंगे ये सब। और चेतना श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़ी, और इतने अच्छे इतने प्यारे कमेंट्स हैं। कांटों का व्यापार भी है, वाह कमाल है वाकई ना, मतलब कितना धार है ना, कितना एक सम्मोहन है उनके लेखन में, उनकी बातों में, उनकी बात करने की जो शैली है, जो अंदाज है, वो लगता है ना कि ऐसा ही होना चाहिए कि जब कोई किसी से बात करे तो वहाँ पूरा कनेक्ट हो पाए, लगे कि हाँ वो एक एक लोगों से बात कर रहे हैं। उनकी पंक्तियाँ, उनकी गजल, उनकी व्यंग भी उतने ही असरदार है, गजल भी उतना ही असर कर रहा है। तो ये होती है कलम की मजबूती और ये पकड़। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। खैर खैर मुझे लगता है कि जी देखिए फिर हमसे वो जल्दी ही जुड़ जाएंगे मनु जी, और आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छी बात है। और लगता है ना कि बस अपने लोग हैं वो जुड़े रहें सब लोग, और मुझे लगता है और भी लोगों को जुड़ना चाहिए। पता नहीं सब लोग बिजी हैं, आज तो संडे है, और संडे में इससे अच्छा समय का सदुपयोग नहीं हो सकता था कि अच्छे लोगों को सुना जाए और उसको जीवन में उतारा भी जाए। तो आप लोग भी शेयर वेयर कर दिया कीजिए, यही कह सकती हूँ मैं, और क्या, मैंने तो कर दिया था। तो सर हमसे कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्वाइन हो जाए, नेटवर्क की इस बार प्रॉब्लम लग रही है। हम इंतज़ार में हैं, हम भी इंतज़ार में हैं। और कुछ पंक्तियाँ आप भी सुना दीजिए मनु जी, यहाँ लिखिए मैं पढ़ती हूँ, लिख के भेजिए। और भी हमारे साथ अगर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो रचनाकार हैं, रचनाएँ लिखते हैं, तो अपनी 2-2 पंक्तियाँ आप लिख के भेजिए। हमारे पास अभी 2-3 मिनट का समय है, मैं कुछ उसको पढ़ने की कोशिश करूँगी। और आप लोग मुझे बताइए, अगर इस किसी भी कार्यक्रम में आप जुड़ना चाहते हैं या आपके नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है, लगता है कि उन्हें यहाँ आना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं उनको यहाँ पे सम्मिलित करती हूँ, हम लोग बातें करेंगे। ऐसे लोग जो मंचों में कब्जा जमा के रखे हैं, वो सदा देश के विरोध में लिखते हैं। ऐसे लोगों को दादा को पढ़ना चाहिए कि लिखने के लिए कितने और मार्ग हैं। चाहे आप अध्यात्म में लिखें या अनुभव में, लेखन कभी नकारात्मक सोच को बढ़ावा न देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
दादा को की रचनाएं सुनकर काफी ऊर्जा मिली जो आगे हमें भी लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। बिल्कुल सही बात कही अमोल जी, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। और यही है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। साहित्य का मतलब ही होता है समाज के हित में लगने वाला यंत्र। तो अगर एक साहित्यकार समाज को सही दिशा नहीं दे सकता है तो विश्वास मानिए कि कोई दूसरा ऑक्यूपेशन, कोई दूसरा व्यवसाय या आपके जो भी कार्य होते हैं वो नहीं दे सकता है। तो साहित्यकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को क्या सौंप रहा है, क्या दे रहा है, क्या दिशा दिखा रहा है। दिशा और दशा बदलने का दायित्व भी साहित्यकार के हाथ में होता है। अपने इस दायित्व से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि हमेशा सकारात्मकता ही बढ़ाएं तो वो संभव भी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए, मुझे नहीं लगता कि अब सर हमसे जुड़ पाएंगे, लेकिन इतना खूबसूरत सा ये माहौल बन गया और मुझे लग रहा है कि एक और इसकी कड़ी हम भविष्य में जरूर करेंगे। सर के पास अभी बहुत कुछ है हम तक पहुंचाने के लिए और कभी उनको फिर से जोड़ेंगे। चलिए, एक बार और कोशिश कर रहे हैं वो, मैं देखती हूँ कि अगर, लेकिन समय भी पूरा होने पे आ गया है तो मैं चाहूंगी कि अब यहीं से विदा लेते हैं। अगर सर हमसे 1 मिनट के अंदर जुड़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से विदा लेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही जल्द उनको फिर से लेके आऊँ। सर, एक गजल के शेर पढ़ना चाहता हूँ मैं। जी 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 हेलो जी सर, जी सर, सुनाइए आप। सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग आपकी राह देख रहे थे कि आप फिर से जुड़ जाइए। जी सर, सुनाइए फिर हम लोग। समय खत्म हो रहा है, एक नहीं सर, सुनाइए सर, कुछ देर उसके। सुनाइए सर, सुनाइए। वक्त के हसी लम्हे खुशनुमा बनाएंगे, वक्त के हसी लम्हे खुशनुमा बनाएंगे, वक्त के हसी लम्हे खुशनुमा बनाएंगे, खाना मेरी गजलों में साथ गुनगुनाएंगे, खाना मेरी गजलों में साथ गुनगुनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी जी, जिंदगी की धारा में एक लहर भी रहती है, जिंदगी की धारा में एक लहर भी रहती है। जब भी हमको सोचोगे, जब भी हमको सोचोगे, तुमको पास पाएंगे, वक्त की हसी लम्हे। अगला शेर देखिए। तुम तसल्ली को अपनी जितने इम्तिहान ले लो, तसल्ली को अपनी जितने इम्तिहान ले लो, हमको तो भरोसा है, हमको भरोसा है, हम आजमाएंगे, हमको तो भरोसा है। आज आसमाने पर बिजलियां मेहरबान है, आज आसमाने पर बिजलियां मेहरबान है, मेरा वादा है, मुझसे वादा है। दिल की जिंदगी की कहानी बड़ी निराली है और नेटवर्क की कहानी उससे भी ज्यादा निराली है। जितना ज्यादा उसको परेशान करना होता है ना, वो अपने हिस्से का परेशान कर ही लेता है। बहुत ही खूबसूरत सा सर पढ़ रहे थे,
तो नेटवर्क ने व्यवधान ज़रूर डाला, लेकिन फिर भी हमको सुनने का, उनको सामने देखने का और मंच पे आने का ये जो सौभाग्य है हमारा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हम उनसे फिर से यहीं रूबरू होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी नई गज़ल, बहुत सारी नई बातें उनसे ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आज ये जो रह रहे कि छींटे और बौछार हो रहे हैं और उसकी क्या बात कहें, बहुत रूहानी पंक्तियाँ हैं। जी हाँ, चेतना जी, निश्चित रूप से, और हम लोग उससे कितना कनेक्ट हो पा रहे थे ना, कितना अंदर तक हमें छू रहा है। हेलो जी सर। काश पूछ सकते हम वक्त के मदारी से, काश पूछ सकते हम वक्त के मदारी से, इस नदी को रस्सी पर कब तलक नचाएंगे, इस नदी को रस्सी पर कब तलक चलाएंगे। अंतिम शेर देखें इसका है, जी। वक्त अपने माजी को आगे लाके रख देगा, वक्त अपने माजी को आगे लाके रख देगा, जब तुम्हारे फोटो पर उंगलियां फिराएंगे, जब तुम्हारे फोटो पर उंगलियां फिराएंगे, वक्त के हसीन में खुशनुमा बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, और आपका सानिध्य और आपका आगमन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। नहीं आ रहा है जी, वो आपकी तरफ नेटवर्क की समस्या है, इसलिए नहीं आ रहा है। मुझे आप दिख भी रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं, और इसीलिए समय भी पूरा हो चुका है। हम लोग फिर किसी दिन बैठेंगे और बहुत सारी सी बातें करेंगे आपसे, और भी आपकी गजलों को बंद करना पड़ेगा सर। जी सर, क्योंकि ना नेटवर्क की समस्या है, आवाज भी आपकी ठीक नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी ना कि टू बी कंटिन्यूड मोड में हम लोग इसको फिर कभी एक बार और करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे सर। और तब तक के लिए सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि मालूम है अब आपका नाम ही काफी है, लोग जो नए लोग भी आपको सुने वो भी उतने ही कनेक्ट। तो सर चलिए फिर हम लोग उनसे जरूर से मिलेंगे, और इसी वादे के साथ, इन्हीं बातों के साथ, लेकिन भूलिएगा नहीं कि आज रात में 8 बजे फिर आपसे मिलना है। और काव्य धार में कुछ नए रचनाकार और ऐसे बेहतरीन रचनाकारों का आज यहाँ पे मंच पे एक साथ वो लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, कि आपको भी आनंद आ जाएगा, और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे। और मेरी बस कोशिश है अच्छे लोगों को लोगों तक पहुंचाने का, इस कार्य में मैं लगी हुई हूँ, आपका भी साथ चाहिए मुझे। बस इसी वादे के साथ मैं यहाँ से विदा लेती हूँ। सर आ गए हैं और मैं इनको कनेक्ट करके, और लेकिन सर आज हम लोग यहाँ से ही विदा लेते हैं। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ मैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि ठीक है, 8 बजे मिलते हैं, भूलिएगा नहीं आप लोग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनूंगा मैं। ठीक है, अच्छा। जी सर।